जय श्री राम मित्रों। और आज से शुरू किया है हमने प्राचीन भारत का इतिहास। और जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें हम शुरू कर रहे हैं कि मानव का विकास और उद्भव कैसे होता है। तो जो मानव का विकास एवं उद्भव, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ऑरिजिन कैसे होता है, ठीक है ना। ये पहले पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो 4,000 मिलियन, ठीक है ना। 4,000 मिलियन, ये 4,000 मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है ना। 4,000 लाख, ठीक है ना। 4,000 लाख वर्ष पुरानी है। और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और बाकी का आप अपने आप लगा लेना। पृथ्वी का निर्माण जो होता है वो फोर्थ स्टेज में, जब क्वार्टनरी होता है फोर्थ स्टेज का, मतलब चतुर्थक जो युग होता है उसमें जीवन की शुरुआत होती है। और जब इस युग में जीवन की शुरुआत हो रही है, इसमें प्रारंभिक स्तर पर सिर्फ पेड़ पौधे और कवक, मतलब इनकी उत्पत्ति होती है, अभी मनुष्य की उत्पत्ति नहीं होती। अब हम चतुर्थक के, मतलब जो क्वार्टनरी है, इसके दो भाग हैं। एक है प्लास्टोसिन जो भूतकाल है, एक होलोसिन जो हमारा वर्तमान, जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं, ये वाला काल है, ठीक है। अब जो आदि मानव है, मतलब जो अर्ली ह्यूमन है, का उद्भव कब होता है? उसका होता है प्री प्लास्टिसिन या आरंभिक प्लास्टिसिन काल में। और ये जो प्लास्टिसिन पीरियड है, ये सीनोजोइक इरा का पीरियड है। किसका? सीनोजोइक। ये जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, उसमें जब आपको महाकल्प, कल्प, युग बता जाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। मैं जियोग्राफी भी पढ़ाऊँगा, वो बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अच्छा, इस आदि मानव का जो प्रारंभिक उद्भव है वो कहाँ से होता है? अफ्रीका के केन्या के ओल्डुवाई गॉर्ज के तुर्काना झील से मिले हैं, ठीक है ना। इस आदि मानव का जो प्रारंभिक उद्भव है वो, उसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? अफ्रीका से। अच्छा, अफ्रीका में जो हमारी इक्वेटर है वहाँ से इसका जीवन प्रारंभ होता है, ठीक है ना। इसलिए अफ्रीका को क्या बोलते हैं? अफ्रीका इज कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना, मानवता का पालना। क्योंकि जितना भी मतलब मानव प्रजाति हैं, ये सब और उससे निकले हैं, मतलब अफ्रीका से निकले हैं, ठीक है ना। कहाँ से निकले हैं? अफ्रीका से। अब ऐसा समझ लो कि मनुष्य जो पैदा हुआ है, प्रारंभिक आदि मानव कह लो, एप्स कह लो, प्राइमेट्स कह लो, वो कहाँ से होते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया याद रहता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की वजह से, मतलब अफ्रीका से होते हैं, ठीक है ना। कहाँ से होते हैं? अफ्रीका से। और धीरे धीरे अफ्रीका से वो क्या करता है? माइग्रेट करता है। और माइग्रेट करने के बाद मतलब अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उसके विभिन्न विभिन्न हम नाम रखेंगे कि या इस प्रोसेस में उसकी, उसको क्या क्या कहा जाता है, और कैसे इस प्रोसेस में मनुष्य का जो एट प्रेजेंट हम हैं उसका स्वरूप आता है, ठीक है ना। उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो फॉर्मेशन मतलब जो स्टार्टिंग है, मतलब जो हमारा अर्ली ह्यूमन है वो कहाँ आता है? वो आता है अफ्रीका से होता है, ठीक है ना। कहाँ से? अफ्रीका से। और उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं। अच्छा, इस मानव का जो उद्भव है सबसे पहले स्तनपायी से हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते थे? प्राइमेट्स कहते थे, ठीक है। इन प्राइमेट्स में छछूंदर, वानर, लंगूर और बहुत सारे जितने भी प्राइमेट्स हैं वो सब इसमें आते हैं। और मानव का जो विकास है वो किससे होता है? वानर से। ये वानर ये मत समझना कि जो बंदर है, ठीक है ना। वानर वो वाला नहीं जो कहीं बंदर समझो, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी को वानर कह देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं कि हनुमान जी बंदर कैसे हो गए। वानर का मतलब होता है जो वन में रहता हो, ठीक है ना। अब हनुमान जी को वानर कहते हैं इसलिए नहीं कि वो बंदर हैं, ठीक है ना, या बंदर से उत्पन्न हुए हैं, मतलब वो जंगल में रहते थे, ठीक है ना। वैसे तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान हैं, बस उनका एक मतलब इस तरह का रूप दे दिया है। हो सकता है उस तरह का हो, क्योंकि जंगल में रहने वाले मतलब हर किसी की एक शेप अलग होती है, तो हमने उसको अतिशयोक्तिपूर्ण उनको एक बंदर सा बना दिया है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेज हों फेस पर, ठीक है, परंतु बहुत ही वो बुद्धिमान थे जो हनुमान जी थे, ठीक है ना। अब कोई मानता है नहीं मानता वो दूसरी बात है, परंतु हम ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, कि वानर का मतलब बंदर नहीं है। तो अब से आगे हनुमान जी को बंदर मत कह देना, ठीक है।
चलो खैर, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो मानव का विकास है वो कब होता है? टर्शियरी के प्लायोसिन काल से शुरू हो जाता है। कब से शुरू हो जाता है? टर्शियरी के प्लायोसिन काल से, ठीक है ना। मैं पीछे भी प्लायोसिन की बात करा और डिटेल्स में ज्योग्राफी की जो क्लास है उसमें बता दूंगा कि प्लायोसिन कब आता है। ये बहुत सारे युग हैं, सीनोजोइक, मीसोजोइक, ठीक है। फिर सीनोजोइक, मीसोजोइक हो गया, और तुम्हारा हो गया मतलब, फिर इसमें आते हैं आइस एज आती है। आइस एज भी 4 आई हैं। उन 4 एज में ये जो लास्ट वाली में है उसको ख़त्म होने के बाद मतलब मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो आइस एज भी आती है इस दौरान और मनुष्य की उत्पत्ति होती है ना। ये रहा स्टेज। स्टेज कैसे कैसे है? देखो, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले आता है प्लायोपिथेकस। फिर अच्छा, प्लायोपिथेकस ये है रामापिथेकस, ठीक है ना। रामापिथेकस से फिर आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलस, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच में भी एक मानव आता है, ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे। फिर आता है होमो हैबिलस, होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से फिर आता है होमो निएंडरथालिस, ठीक है ना। फिर आता है होमो सैपियंस या होमो सैपियंस, होमो सैपियंस हम, ठीक है ना। हमसे मतलब हमारी जो जाति आती है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, जो मानव, इन ये जो मानव है जिनकी हमने बात की है, इनकी विशेषताएं क्या क्या है। जिस अब बात करते हैं, जैसे हम करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, कि भाई इसकी विशेषता क्या है। ये है अर्लीस्ट नॉन होमोनिड और प्रोटो ह्यूमन। होमोनिड, जित होमोनिड से मतलब है कि जब मनुष्य बनना शुरू हो जाता है उसको होमोनिड कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? होमोनिड। होमोनिड मीन्स ये द प्रोसेस फ्रॉम विच वी आर फॉर्म्ड, जिसमें हमारी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। हमारा थोड़ा बहुत दिमाग काम करने लगता है, ठीक है ना। वही क्या है? वही होमोनिड है, ठीक है ना। और इसी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या बोलते हैं? प्रोटो ह्यूमन बोलते हैं। यही हमारा निकटतम पूर्वज क्या है? निकटतम पूर्वज। होमोनिड क्या है? जहाँ से मानव का विकास होना शुरू होता है, अर्थात मानव को मानव कहा जाना शुरू हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? होमोनिड कहते हैं, ठीक है ना। उत्पन्न कहाँ हो रहा है? ये अफ्रीका में होता है कैसा? आधा नर और आधा मानव। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल, कि इसमें जो मनुष्य का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। आधा नर आधा मानव नहीं है, आधा नर आधा कपी, ठीक है। आधा नर आधा कपी है, ठीक है ना। और मस्तिष्क का भार इसका 400 ग्राम होता है, ठीक है। फिर आ जाता है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस, ठीक है ना। क्या आ जाता है? होमो हैबिलस। होमो हैबिलस ये होता है 2 से लेकर 1.5 लाख साल पुराना, ठीक है ना। 1.5 मिलियन ईयर्स एगो का होता है। ये पहला मानव है जो दोनों हाथों पर चलना शुरू हो जाता है, और कारीगर मानव कहा जाता है इसको। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कारीगर मानव कौन सा है, तो कारीगर मानव कौन सा है? होमो हैबिलस। है से हैंड शुरू कर दिया उसने यूज करना, हैबिलस, है से हैंड, ठीक है ना। हाथों का उपयोग शुरू, हाँ हैबिलस, है से हैंड, है से हैबिलस। और इसके जो मतलब जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ से मिले हैं? केन्या के ओल्डुवाई के तुर्काना झील, मतलब ये भी अफ्रीका से मिल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए इसने, बिल्ट एंड शार्पेंड स्टोन टूल्स, ठीक है ना। सबसे पहले पत्थर के औजार बना रहा है। ये मैंने एक छोटा सा वैसे ही चित्र बनाया कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये इक्वेटर है, इक्वेटर से यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है और डिफरेंट पार्ट्स में फैलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद ये यूरोप जाता है, चाइना जाता है, इंडिया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। वो कारण क्या होते हैं? वो जो भी कारण है वो हो सकता है कि भाई आपस में दूर दूर घूमता रहा हो, भोजन की तलाश में या शेल्टर की तलाश में, जो भी रहे हो कारण, ठीक है ना। इस पर खोज अभी चल रही है, तो जो भी कारण हो, क्लियर नहीं पता कि भाई किस तरह से फैला, है ना। अब आ जाते हैं होमो इरेक्टस। यहीं से है एक क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ पे कि मनुष्य ने सीधा खड़ा होना कब सीखा। मतलब अभी बिल्कुल 180 नहीं हो रहा है वो खड़ा, बिल्कुल सीधा का सीधा, मतलब सीधा खड़ा होना उसने सीख लिया है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि 180 डिग्री बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। इरेक्ट का मतलब ये सीधा,
ठीक है ना। सर्वप्रथम पत्थर के हैंड एक्स बनाए तथा अग्नि का आविष्कार हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अग्नि का आविष्कार कौन कर रहा है? होमो इरेक्टस कर रहा है। ठीक है ना। हैंड एक्स बिल्डर डिस्कवर्ड फायर। सीधा चलने वाला कपी मानव है। इरेक्ट और अपराइट मूविंग। भौगोलिक वितरण यहीं से शुरू हो जाता है, माइग्रेट करना शुरू कर देता है। इसी को पिथेकैंथ्रोपस भी कहते हैं। जावा पे पीकिंग मानव भी इसी के भाग हैं। जो होमो इरेक्टस है ना, ये सब इसी के भाग हैं। ठीक है ना। जावा इंडोनेशिया में, पीकिंग चीन में कहते हैं इसको। जब होमो इरेक्टस विभिन्न भागों में फैल जाता है, लिख रहा है ना, भौगोलिक वितरण शुरू हो गया, मतलब वो फैलना शुरू हो जाता है, माइग्रेशन शुरू हो जाता है इसमें। ठीक है ना। तो इसको जावा, पीकिंग और पिथेकैंथ्रोपस भी कहने लगते हैं। ठीक है ना। अभी भी ये मांस खा रहा है। ठीक है ना। क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। अब आ जाता है निएंडरथल और होमोसैपियंस। ठीक है ना। या नहीं और है यहाँ पे। ठीक है। निएंडरथल और होमोसैपियंस। अब क्या है? बुद्धिमान या प्रगमानव कौन है? ये होमोसैपियंस, जो हमारा निकटतम पूर्वज है। कौन है? होमोसैपियंस। ठीक है ना। अच्छा, निएंडरथल मानव ने सबसे पहले दाह संस्कार शुरू कर दिया। यहाँ से पहचान, ये जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी में मिलता है निएंडरथल। तो ये डरता है, तो इसने डरने के कारण क्या, मनुष्य को जलाना शुरू कर दिया कि भाई दाह दाह संस्कार शुरू कर दो। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि मतलब सांस्कृतिक विकास यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सांस्कृतिक मानव कौन है? निएंडरथल। ठीक है। फिर क्रो-मैग्नान है। क्रो-मैग्नान जो है, निएंडरथल के बाद क्रो-मैग्नान आता है, और जो क्रो-मैग्नान है वो अधिक बुद्धिमान है, और इसे ही होमोसैपियंस का निकटतम पूर्वज कहा जाता है। ये बीच में भी सीरीज है, निएंडरथल है, फिर क्रो-मैग्नान है। क्रो-मैग्नान के बाद कौन आता है? होमोसैपियंस आता है। अब ये भारत की मानव प्रजाति है। भारत की मानव जो प्रजाति है, मतलब भारत में जो फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है ना। ये पहले बात करते हैं हम एशिया की। एशिया में है एक रामापिथेकस है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है ना, 1932 में पाकिस्तान के पोतवा प्रांत से मिलता है। रामापिथेकस कौन है? महिला है। शिवापिथेकस है, ये भी वहीं से मिल रहा है। ये क्या है? पुरुष है। इनकी खोपड़ी मिल रही है। ठीक है ना। एक है ब्रह्मापिथेकस, ये कहाँ से मिल रहा है? पोतवार से। अच्छा, जब ये तीनों को हम एक साथ बोलते हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? देववानर। क्या कहते हैं? शिवालिक के देववानर। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, शिवालिक के देववानर कौन कौन से? रामापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मापिथेकस। गॉड एप्स ऑफ शिवालिक। ठीक है ना। कलेक्टिवली नोन एज गॉड एप्स। अब हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की, कि भारत में होमो इरेक्टस कब मिलता है। तो भारत में जो होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये मिला है, ये नर्मदा नदी के पास से मिला है। कहाँ से? हथनौरा से। नर्मदा के हथनौरा से प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है, जो कि एक 30 वर्षीय लड़की का है। ठीक है ना। होमोसैपियंस, जिसे हम होमो इरेक्टस कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसके नज़दीकी है। किसके? होमोसैपियंस के। ठीक है ना। होमोसैपियंस कह लो या सेमी होमोसैपियंस कह लो। होमो इरेक्टस या हाफ होमो इरेक्टस की खोपड़ी है। ठीक है ना। फ्रॉम हथनौरा मिलती है बाई अर्जुन सोनकानिया। कौन उसको खोज करते हैं? अर्जुन सोनकनिया कौन खोज करते हैं? कौन करते हैं? अर्जुन सोनकनिया। कहाँ से? हथनौरा से। फिर 1997 में AR सांख्यन ने हथनौरा से इसी लड़की का कंधा प्राप्त किया था। ठीक है ना। शोल्डर प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। HD संकालिया और SN, नहीं नहीं नहीं, शोल्डर, कंधा, कंधे की हड्डी, हाँ, कंधे की हड्डी प्राप्त करते हैं, मतलब हड्डी मिलेंगी। HD संकालिया और SN राजगुरु ने महाराष्ट्र के पुणे में मूलामुथा से नर्मदा, मतलब एक स्त्री का और एक पुरुष का, दोनों का एक साथ होमोसैपियंस का जबड़ा प्राप्त किया। नेक्स्ट है अक्टूबर 2000, जो लेटेस्ट है, केरल विश्वविद्यालय के P राजेंद्रन ने विल्लुपुरम तमिलनाडु के औदे से मानव शिशु कंकाल प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव शिशु कंकाल कहाँ से मिला है? औदे से मिला है। कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक है ना। कहाँ से मिला है? औदे से मिला है, जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है ना। प्रथम मानव कंकाल जो है, या कहाँ से मिला है? हथनौरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। मानव, अब लड़की है वो दूसरी बात है, परंतु मानव कहेगा वहाँ। क्या कहेगा? मानव। क्वेश्चन ऐसे आएगा मानव, क्योंकि अभी तक मानव ही कहला रहे हैं। वो दूसरी बात है कि स्पेशल केस में पूछ रहे हैं कि लड़की का है या लड़के का, परंतु मानव आएगा तो कंफ्यूज ना होना, सीधी बात है, हथनौरा लिखना है। और ये जो यहाँ से मिल रहा है हमें औहदे से, वो किसका मिल रहा है? एक बच्चे का मिल रहा है। ठीक है ना। और जो ग्रुप में मिल रहा है, मतलब
मेल एंड फीमेल का, वो कहाँ से मिल रहा है हमें? महाराष्ट्र के पुणे के मूला मुथा से मिल रहा है। ठीक है, तो इससे अगर क्वेश्चन आता है कि भाई मानव संस्कृति का विकास कहाँ से होता है, तो सीधी बात है, सबसे सिद्ध हो रहा है कि जैसे जैसे हमें कंकाल मिले हैं, कि जितने भी कंकाल मिले हैं कहाँ से मिले हैं? उत्तर भारत से मिल रहे हैं। ये डिटेल अगर डिटेल लिखने के लिए आता है, मतलब मेंस पेज में, तो कहाँ से मिल रहे हैं? सभी के सभी उत्तर भारत से मिल रहे हैं। सिर्फ एक ही ऐसे महाशय हैं, बर्किट महोदय, ये कहते हैं कि दक्षिण भारत से हुआ है। तो अगर कोई पूछता है कि मानव संस्कृति का विकास कहाँ से होता है, तो इसका उत्तर सीधा सीधा है कि उत्तर भारत से होना शुरू होता है। ठीक है ना? तो अब ये जो बहुत सारी प्रोसेस है जो कहते हैं कि दक्षिण से संस्कृति का शुरुआत होता है, दक्षिण से बिल्कुल संस्कृति का शुरुआत नहीं होता, बल्कि उत्तर से दक्षिण को संस्कृति जाती है। क्यों? इसका एक कारण और है कि एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो दक्षिण का भाग है वो जुड़ा हुआ था दक्षिण अफ्रीका से, प्लस उसी में ऑस्ट्रेलिया थी। उसके बाद फिर डिवाइडेशन होता है, डिवाइडेशन के बाद दक्षिण अफ्रीका, मतलब जिसे हम अफ्रीका बोलते हैं, अफ्रीका एक साइड चला जाता है सरक कर, टूट कर प्लेट से, और इसी प्लेट से टूटकर ऑस्ट्रेलिया है वो भी नीचे को सरक जाता है दक्षिण भाग में, बिल्कुल दक्षिण को। ठीक है ना? मतलब हम कह सकते हैं दक्षिण पूरब में खिसक जाता है। किधर से खिसक जाता है? दक्षिण पूरब में। और ये जो दक्षिण भारत वाला राज्य है, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, ये भी टूटकर उसी से बनते हैं और सरक कर जो इंडिया प्लेट है उसमें घुस जाते हैं। अब भी देखा जाए तो लगातार ये प्लेट ऊपर को खिसक रही है और हिमालय रोज बढ़ रहा है। ठीक है ना? ये ज्योग्राफी का है सब्जेक्ट। तो इससे भी सिद्ध होता है कि भाई जो संस्कृति का विकास है वो उत्तर से दक्षिण हुआ है। ये मैंने एक वैसे ही सीनोग्राफिक बनाया है। मानव की उत्पत्ति कब होती है? सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग में, के प्लाइसिन कल्प में। प्राइमेट्स होते हैं सबसे पहले। प्राइमेट्स में लंगूर है, कपी है, छछूंदर है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है। इस कपी अर्थात वानर से किसका जन्म होता है? रामापिथेकस। रामापिथेकस जो है वो जंगल में रहता है, 20 लाख वर्ष पूर्व की बात है। और रामापिथेकस दो भागों में डिवाइड होता है। एक जंगल में रह जाता है जिसे महाकपि बोलते हैं, दूसरा है जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यही हमारा आदि पूर्वज है। ठीक है ना? दो यहाँ पे वर्ड आएंगे, आदि पूर्वज और निकटतम। ठीक है ना? तो आदि पूर्वज कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगर रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस दोनों दे रखे हो तो रामापिथेकस लगाएंगे, वरना ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगेगा। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जब इसमें मतलब ट्रांजिशन होता है, अधिक सुधार होते हैं, ठीक है ना, तो फिर होमो हैबिलस बनता है। होमो हैबिलस हैंड यूजिंग आर्टिस्ट, कारीगर मानव है, इथोपिया के ओमो से प्राप्त होता है। फिर हेडलबर्ग आता है। हेडलबर्ग के बाद होमो इरेक्ट, सीधा शुरू खड़ा होना शुरू हो जाता है, आग का आविष्कार कर लेता है। आग का प्रयोग नहीं कर रहा, आग का आविष्कार कर लेता है। और फिर इसी का एक होमो इरेक्टस का भाग है जावा, जो इंडोनेशिया चला जाता है, उसे जावा मानव कहते हैं। कहाँ से मिला ये? सैलो नदी से। ठीक है? इसको, इस जावा मानव को कहते हैं पिथेरैंथ्रोपस। क्या बोलते हैं? पिथेरैंथ्रोपस। फिर इसी का एक भाग, जो दूसरा भाग है, जो चीन चला जाता है, उसको बोलते हैं पीकिंग मानव। और इसका वैसे वैज्ञानिक नाम है सिनेंथ्रोपस। ठीक है ना? ये चीन चला जाता है। सभी मांसाहारी हैं ये। और होमो इरेक्टस के बाद, ये इसके दो भाग हो गए। होमो इरेक्टस के बाद फिर आता है निएंडरथल। निएंडरथल कहाँ का है, कहाँ मिलता है? सबसे पहले जर्मनी में। यहीं पे इस निएंडरथल मानव ने कार्य विभाजन शुरू कर दिया, आग का प्रयोग शुरू कर दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू कर दिए, लिपि का आविष्कार कर लेता है, शवाधान शुरू कर देता है और आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि कार्य विभाजन कब शुरू हो गया या श्रम विभाजन कब शुरू हो गया, आग का प्रयोग करना कब शुरू कर दिया। तो कब कर दिया? किस मानव ने कर दिया? निएंडरथल ने। आग का आविष्कार होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा होना होमो इरेक्टस, इरेक्ट से। निएंडरथल शवाधान, आत्मा की अमरता निएंडरथल। अब आता है क्रोमैग्नान। ये बौद्धिक मानव है। कैसा मानव है? बौद्धिक मानव है। और इस क्रोमैग्नान से कौन बनता है? होमोसैपियंस। अब यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन है। होमोसैपियंस का निकटतम पूर्वज क्रोमैग्नान, हमारा निकटतम पूर्वज होमोसैपियंस, और हमारा आदि पूर्वज कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है ना? और यह मानव कब दिखाई देता है भारत में? उच्च पुरापाषाण काल में दिखता है। तो हम तो पैदा ही मतलब जन्मजाति बुद्धिमान पैदा हुए हैं। वो दूसरी बात है कि पता नहीं किस कारण से बुद्धिहीनता वाले कार्य करने शुरू कर दिए। ठीक है, खैर।
अब आ जाओ होमोनाइड, ठीक है ना। होमोनाइड, ये मैं होमोनाइड और होमोनिड की जो बात कर रहा था। होमोनाइड क्या है, एक प्रकार का वानर जिससे होमोनिड बनेगा, ठीक है ना। ये प्राइमेट्स प्राइमेट्स से होमोनाइड बनता है, मतलब जहाँ से मनुष्य बनने के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, वो क्या है, होमोनाइड। होमोनाइड से ही फिर होमोनिड आता है। होमोनिड मतलब रामापिथेकस का जो विकास है, मतलब जो रामापिथेकस बनता है वो किससे बनता है, होमोनिड से। होमोनिड मीन्स जहाँ से मनुष्य मतलब मानव मानव कहलाना शुरू होता है। ये पीछे भी बताया था, फिर मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ, वी एस गुहा। वी एस गुहा ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों का अध्ययन करने के उपरांत यहाँ की प्राचीनतम जातियों को 6 भागों में बांटा। पहला है नेग्रिटो। नेग्रिटो क्या है, भारत का प्राचीनतम जाति है। इसने क्या किया है, धनुष बाण की खोज की। बट पीपल पूजा, गर्भाधान संबंधी रीति रिवाज कौन शुरू कर रहा है, नेग्रिटो करता है। कौन करता है, नेग्रिटो। फिर आ जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन आता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसमें कौन आते हैं, निषाद एवं मुंडा वर्ग के लोग आते हैं। इन्होंने क्या किया है, सिंदूर हल्दी का प्रयोग, लिंगोपासना, निछावर और तिथि गणना किसने शुरू करी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। मंगोलाइड ये चीन वाले, मंगोलिया वाले हैं, ठीक है ना। मध्य सागरीय, भूमध्य सागर, सॉरी भूमध्य सागरीय कौन से हैं, जो भूमध्य सागर से आए, मतलब दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका बोलता हूँ मैं, अफ्रीका, ठीक है ना। ये कौन कौन है, द्रविड़ जाति के लोग हैं। इन्होंने क्या शुरू किया है, नौ परिवहन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य और नगर सभ्यता का प्रारंभ भी इन्हीं भूमध्य सागरियों ने शुरू किया। फिर आते हैं पश्चिमी ब्रेकाई फेलस। ये है अल्पाइंजा डिनारिक, मतलब जो मतलब उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। फिर आते हैं नार्डिक। नार्डिक कौन है, ये आर्यों के प्रतिनिधि हैं तथा हिंदू सभ्यता के जनक हैं, ठीक है ना। देखा जाए तो हिंदू सभ्यता के जनक तो भैया नेग्रिटो है, क्योंकि बट वृक्ष पूजा तो हम भी करते हैं, परंतु ये गुहा साहब है, इन्होंने फिर भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये नार्डिक अलग है, नेग्रिटो अलग है। एक प्रोसेस है भाई, उससे ही शुरू हो रहा होगा। नेक्स्ट है, अब इसी में देखो हम करेंगे, फिर कल से शुरू कर देंगे मतलब पाषाण काल का डिवाइडेशन, ठीक है ना। अब आ जाते हैं उपकरण के प्रकार, कि उपकरण जो बनते थे वो किस किस तरह के थे, क्या कहलाते थे। जैसे शल्क है, शल्क क्या है, कोई जो पत्थर है उसको फोड़ा, तो जब फोड़ने पे उसके हिस्से हो जाते हैं, तो पतला सा महीन सा जो हिस्सा होता है उसी को शल्क बोलते हैं, ठीक है ना। इसे बनाने के दो तरीके थे, एक था किलेक्टोनी। किलेक्टोनी क्या है, पत्थर से औजार बनाने की ऐसी विधि है जिसमें जो शल्क होता है वो कैसा होता है, मोटा और लंबा होता है, मतलब भारी होता है, सुंदर नहीं है। और कहाँ मिलते हैं, इंग्लैंड में मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फिर आ जाता है लवा लवाई। लवा लवाई मतलब लवली, प्यारा। तो ये कहाँ से मिलते हैं, फ्रांस की पद्धति है। शल्क कैसे हैं, पतले और छोटे हैं। ये होगी मतलब शल्क से औजार बनाने की। ये हैंड एक्स बनाने की विधि। हैंड एक्स की क्या है, एक तो है अवेविनियन। अवेविनियन क्या है, मिडिन युग पे आधारित है। मिडिन युग कहाँ का है, इंग्लैंड का है। इसमें क्या है, मतलब जो हैंड एक्स बन रही है वो कैसी, लंबी है, भारी है, चौड़ी और अनगणंत है। फिर आती है अशूलियन। अशूलियन कैसी है, ये ऋषि युग पर आधारित है। इसमें छोटी है, सुंदर है, हल्की है, मतलब पॉलिश्ड है, ठीक है ना। ये किसकी मतलब क्वालिटीज है, वो उसकी हैं, क्वालिटीज किसकी हैं, ये है अशूलियन की। इसे अचूलियन कह लो या अशूलियन। और ये आ जाता है मोस्टेरियन, ओल्डेवान। ये क्या है, ये हथियारों के प्रकार हैं। ये भी, ये हथियार बनाने की विधि है और ये हथियारों के प्रकार हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब आता है पाषाण काल। पाषाण काल का हम क्लासिफिकेशन मतलब उनका नामांकन कैसे कैसे किया है। चूँकि जो हथियार है वो पाषाण से निर्मित है, इसलिए विद्वानों ने इसको क्या कहा है, पाषाण काल कहा है। टॉमसन, टॉमसन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको पाषाण काल नाम दिया। ये कौन है, डेनमार्क के संग्रहालय के अध्यक्ष थे और पुरावशेषों को त्रिकाल पद्धति 3A सिस्टम के आधार पर 1816 में वर्गीकृत किया। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3A सिस्टम। पहला है पाषाण काल, स्टोन एज। दूसरा कांस्य काल, चालकोलिथिक या ब्रॉन्ज एज। और तीसरा है आयरन एज, ठीक है। इसके बाद फिर जॉन लुबाक आते हैं। जॉन लुबाक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांट दिए। इन्होंने 3 में बांटा, पाषाण, कांस्य और लौह। अब ये जो पाषाण काल है उसको 2 भागों में बांट रहे हैं, किस किस में, एक तो पुरापाषाण काल और एक नवपाषाण काल, ठीक है। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। अब इनके बाद आते हैं, अब फिर आगे आ जाओ,
अब इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांट दिया, पुरा और नव। एडवर्ड लटार्टे आते हैं, ये पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? एक तो निम्न पुरा पाषाण काल है, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज। एक है मध्य पुरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज। और एक है उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है ना, अपर पैलियोलिथिक एज। ये हो गई। उसके बाद फिर पाषाण काल को हम अगर अपने तरीके से बांटे तो एक तो पुरा पाषाण काल हो जाएगा, पुरा पाषाण काल के 3 हिस्से हो जाएंगे। फिर इस जब ये पुरा पाषाण काल खत्म हो जाता है, मतलब सबसे लास्ट वाला होता है अपर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद हमारा मिडिल एज आ जाएगा, मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो ये जो चैप्टर है इससे आगे उसको हम अगली वीडियो में कराते हैं, ठीक है भाई। जय श्री राम मित्रों। देखो चैप्टर में जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल इसमें से देखो 95% लगना है। अभी मैंने पढ़ाया था मतलब मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी का एक टॉपिक, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो शॉर्ट होती है, उसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं। मेरी वीडियो देख लेना और नेट का एग्ज़ाम देख लेना, उसमें से 4 क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो जो पढ़ाऊँगा बिल्कुल इसी में से 95% लगने की पूरी चांसेज हैं भाई। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं तैयारी जो कर रहा हूँ ऐसी करूँगा कि भाई मेरा भी ना छूटे और आप लोगों का भी। वो दूसरी बात है कि देखो मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है या थोड़ी क्वालिटी में कमी हो सकती है, पर पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जय श्री राम मित्रों।